हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन के जो नियम थे उनके बारे में बात की थी। न्यूटन की गति का पहला नियम, फिर उसे जड़त्व का नियम भी कहा गया था, फिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, ऐसे ही लास्ट टाइम में क्या था, न्यूटन की गति का तृतीय नियम या इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी कड़ी में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नियम तो हमने तीनों स्टडीज कर लिए। अब आज हम करने जा रहे हैं संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम किसकी बात कर रहे हैं सर? संवेग संरक्षण नियम की बात कर रहे हैं कि सर तो पहला क्वेश्चन यही बनता था, संवेग संरक्षण नियम से हम क्या समझते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या उपयोग है। तो पहले आप नियम समझिए, संवेग संरक्षण नियम क्या है। तो देखो, संवेग संरक्षण नियम को समझने के पहले हम यहाँ पर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यूज करेंगे। ये जो नियम डिफाइंड हुआ सर, वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर अप्लाइड होता है। सर न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या था? सर बताया था आपने कि कोई वस्तु है m मास की, ठीक है, यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करें F, तो सर फोर्स अप्लाई करने के साथ माना इसमें एक वन डेवलप हो जाता है। माना इसमें ये चलने लगती है, इसमें वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाता है, तो माना इसमें एक वन डेवलप हो जाता है। तो हमने बताया था कि सेकंड में क्या बताया कि किसी भी वस्तु में डेवलप त्वरण, किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए समानुपाती 1/m। आप आगे सोल्व करें तो ए इक्विवेलेंट समझ में आए, बराबर में आए, तो एक समानुपाती नियतांक आएगा। कौन आएगा? F। तो F/m, और यहां से हम निकालेंगे F बराबर m। F बराबर m। तो ये है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कि किसी वस्तु पे बल आरोपित करने के साथ वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर वस्तु भारी है तो उसमें त्वरण कम उत्पन्न होगा, वस्तु हल्की है तो उसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा, या फिर इसको F बराबर ma से भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से आगे भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो ये F बराबर ma है उसको और बैकअप किया जा सकता है, इसको और किसी रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप देखिए m बराबर क्या है आपके पास में ma, और आप सोचो सर ये a है कौन सा? तो सर a तो क्या होता है सर? त्वरण होता है। तो ये क्या होता है सर? ये होता है dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर। जो आपका त्वरण है सर वो क्या है? वेग में परिवर्तन की दर होता है, तो त्वरण कहलाता है। तो सर पुट करें यहाँ पे, तो F बराबर क्या होगा सर? m इंटू क्या होगा सर? dv/dt। dv/dt F बराबर क्या है? m, और a कौन है सर? dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर। ओके नाउ अब इसके बाद में आगे बढ़िए। सर ये जो d/dt कौन है सर? ये तो डिफरेंशियल अवकलन का साइन होता है, और सर m कौन है? कांस्टेंट है। और हमने पहले बता दिया कि कोई भी जो कांस्टेंट नंबर है सर उसे अवकलन साइन के अंदर भी लेके जा सकते हैं और अवकलन साइन से बाहर भी निकाल कर लेके आ सकते हैं। तो F बराबर क्या होगा सर? m को अंदर लेके चलो तो d/dt, और इनसाइड क्या होगा सर? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अब ये मास इनटू वेलोसिटी कौन होता है? तो सर बताया था संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है तो वस्तु का संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु का संवेग कहलाता है। तो सर हम इसको स्पीड डिनोट करें तो F बराबर क्या आ जाएगा सर? dp/dt, dp/dt। तो ये हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम था। और इस नियम को हमने वापस से क्यों लिखा, इसको यहां तक क्यों लेकर आए? क्योंकि सर एक्चुअल में संवेग संरक्षण नियम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर ही बेस होता है। जो सेकंड नियम है न्यूटन का, उसी पर बेस कौन है आपका? संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, पर फिलहाल समझ में आया सर? सेकंड लॉ क्या कहता है कि सर उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या F बराबर ma होता है। यहाँ तक हम जानते थे, पर ये हमने और नया बताया कि जो फोर्स है वो dp/dt भी होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर भी लिखा जाता है। तो F बराबर ma भी होता है, F बराबर dp/dt भी होता है। ठीक है, तो यहां से हम अब लेना चाहते हैं संवेग संरक्षण नियम। तो देखो पहले हमने नियम को, पहले आपको एक रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद में नियम को डिफाइन करेंगे। तो क्या देखा अभी हमने सर? हमने देखा कि सर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या देखा सर? न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम वो क्या कहता है सर? वो हमें कहता है कि F बराबर क्या होता है? dp/dt।
F बराबर क्या होता है dp अपॉन dt, जहां हम पूरा लिख सकते हैं सर F तो कौन है सर वस्तु पे आरोपित बाहरी बल। F कौन है वस्तु पे आरोपित बल, या ऐसे बोलो वस्तु पे आरोपित बाहरी बल। बाहर से कोई पुश कर रहा है, बाहर से उसको कोई धक्का मार रहा है, बल लगा रहा है, सर F कौन है बाहरी बल है, इंटरनल फोर्स नहीं, आंतरिक बल नहीं, ये बाहरी बल होता है। तो सर हम बोलेंगे F बराबर क्या होता है सर, ये है वस्तु पर आरोपित बाहरी बल है। F कौन है सर वस्तु पे आरोपित बाहरी बल है। ओके, फिर सर ये आपका जो dp अपॉन dt है वो कौन है सर, dp अपॉन dt कौन है, तो सर ये है वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। ये dp अपॉन dt कौन है सर वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है। तो यहां ये कौन है सर वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है। ये हम जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो किसी वस्तु पे आरोपित बाहरी बल, किसी वस्तु पे आरोपित बाहरी बल किसके बराबर होता है सर वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये किसने बताया सर, ये बताया न्यूटन के गति के द्वितीय नियम ने। क्या कहा कि सर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पे आरोपित जो बाहरी बल होता है तो वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F बराबर dp बाई dt होता है। ओके, अब इसमें हम कंडीशन डाल रहे, सर ये F कौन है, सर ये F है वस्तु पे आरोपित बाहरी बल। अब कंडीशन हम ये डाल रहे हैं सर, माना ये आपकी वस्तु है, ठीक है, हमने इसको क्या लगाया फोर्स लगाया F, तो फोर्स लगाने के साथ इसके संवेग में परिवर्तन हुआ, तो कितना हुआ dp अपॉन dt। तो आरोपित फोर्स कितना है सर dp अपॉन dt, ये तो सर आपने लिख ही दिया। पर वो कहना चाहता है कि यदि ये F कौन है सर वस्तु पे आरोपित बाहरी बल, तो कंडीशन वो कहना चाह रहा है कि यदि हम वस्तु पे कोई बल आरोपित ही नहीं करें, या ऐसे बोलो वस्तु पे आरोपित बाहरी बल कितना हो शून्य हो। लेट अस सपोज हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि माना हमने वस्तु पे कोई बाहरी बल अप्लाइड ही नहीं किया, तो हम मानते हैं कि माना वस्तु पे आरोपित बाहरी बल, क्या कहा कि माना वस्तु पे आरोपित बाहरी बल कितना है शून्य है, वस्तु पे कोई बाहरी बल अप्लाइड ही नहीं है, तो इसका मतलब F बराबर क्या होगा 0। तो अगर बाहरी बल 0 है तो रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। क्या कहा माना वस्तु पर आरोपित बाहरी बल, वस्तु पे आरोपित बाहरी बल, माना वस्तु पे आरोपित बाहरी बल F, बाहरी बल शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ F इक्विवेलेंट कितना है 0 है। हम मानते हैं कि माना वस्तु पे हमने कोई बाहरी बल आरोपित ही नहीं किया, आरोपित बाहरी बल कितना है 0 है। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, तो F की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना है 0, तो क्या आएगा सर 0 इक्विवेलेंट क्या आएगा dp अपॉन dt। ओके, अप्लाइड फोर्स कितना 0 है, तो इसका मतलब dp बाई dt कितना है, जिसके हम कह सकते हैं dp अपॉन dt कितना है 0 है। आप इस dt को 0 में लेकर चले जाएं, ठीक है, तो dp इक्विवेलेंट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। पर हमें तो p चाहिए, हम तो p संवेग का मान निकालना चाहते हैं। सर यहाँ संवेग कितना होगा कि यदि बाहरी बल आरोपित बाहरी बल शून्य हो तो बताओ वस्तु का संवेग कितना होगा, तो बताइए वस्तु का संवेग कितना होगा। तो सर हमने कहा कि बल अगर 0 है तो संवेग कितना होगा, तो हमें p कैलकुलेट करना है। और अभी हमारे पास कितना कौन आया dp आया, तो हमें सर dp से p चाहिए, हमें क्या चाहिए सर dp से p, तो क्या करना पड़ेगा समाकलन, क्योंकि हम जानते हैं dx का समाकलन क्या होता है x, dy का क्या होता है y, तो dp का कौन होगा p। तो अगर हम dp से p लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा समाकलन करना होगा। तो हम इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो दोनों ओर समाकलन करने पर हम बोलेंगे समाकलन करने पर, और समाकलन करोगे तो डी का समान क्या होता है p, और 0 का समान 0 ही होगा। पर आप देखो समाकलन कैसा कर रहे हैं अनबाउंडेड, बताया था समाकलन एक तो होता है परिबद्ध, एक होता है अपरिबद्ध। अगर लिमिट्स लगी हुई है तो परिबद्ध बाउंडेड, और लिमिट नहीं है तो अपरिबद्ध अनबाउंडेड। और जब भी समाकलन अपरिबद्ध होता है अनबाउंडेड होता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो 0 का समाकलन 0 ही आएगा, और एक यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट आएगा प्लस c, तो हम बोलेंगे p इक्विवेलेंट कांस्टेंट।
P इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आया कि यदि किसी वस्तु पे आरोपित बाहरी बल कितना हो, शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बाहरी बल कितना हो, शून्य हो, तो उस वस्तु का संवेग क्या होता है सर, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा या संरक्षित होगा। ठीक है, नियत होने का मतलब ये होगा कि उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी प्रारंभ में संवेग कितना है, 5 है, तो 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद में कितना होगा, 5 होगा, 50 सेकंड बाद में कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 2 मिनट बाद भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो उसका जो संवेग है सर वो समय के साथ क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम बोलते हैं इसको संरक्षित रहना, अपने मान पर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं संरक्षित रहना। संवेग का मान नियत या संरक्षित रहता है, हर बार कितना होगा, 5 5 5 और 5 या फिर 10 10 10, मतलब समय के साथ संवेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं संवेग का मान नियत होना। तो यहाँ हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि यदि किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल शून्य हो तो वस्तु का संवेग नियत या संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण नियम है, यही आपका क्या है, संवेग संरक्षण नियम है। तो आई थिंक संवेग संरक्षण नियम आपको समझ में आ गया होगा। नियम क्या कहना चाहता है, रिजल्ट क्या है कि वस्तु पे आरोपित भारी बल कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वस्तु पे आरोपित भारी बल कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यदि आरोपित भारी बल शून्य है तो वस्तु का संवेग क्या होगा सर, नियत या संरक्षित होता है। तो यही संवेग संरक्षण नियम है। हम बोलेंगे कि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल शून्य हो, आरोपित भारी बल शून्य हो, तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित या नियत होता है, नियत या संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण नियम है। ओके, तो आई थिंक नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पर एक्चुअल में देखो सर ये चीज समझ में आ रही है, एक्चुअल में इसको देखो हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये जो नियम है वो हमें बहुत सारी जगह विजिबल होता है। जो संवेग संरक्षण नियम हमें बताना चाह रहा है सर, इस नियम को लेकर हम बहुत सारी घटनाओं को समझ सकते हैं। दैनिक लाइफ में होने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम इन नियम की सहायता से समझ सकते हैं। सर कौन सी घटनाएं हैं, तो आप देखो सबसे पहली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, कि जैसे आपने देखा होगा कि राइफल की बात करें, हम लोग बंदूक की बात करें सर, बंदूक से जैसे हम गोली दागते हैं, जैसे आप बंदूक का ट्रिगर दबाएंगे तो गोली आगे की तरफ जाती है। तो आप उसमें ऑब्जर्व करना, आपने देखा होगा सर जैसे गोली आगे जाती है तो जो खाली बंदूक है सर वो पीछे की ओर हटती है, वो हमेशा पीछे की ओर हटती है। तो पहला क्वेश्चन यही है सर, बंदूक से गोली दागने पर जो खाली बंदूक है सर वो पीछे की तरफ क्यों हटती है। ऐसा आपको तोप में भी देखने को मिलेगा। हम किसी तोप से गोला दागते हैं, कोई भी तोप है आपकी, ये आपकी तोप है, ठीक है, तो जैसे ये तोप है आपकी सर, इस तोप से आपने यहाँ से इसको गोला दागा, यहाँ से सर आपने गोला दागा, तो जैसे गोला दागोगे तो सर गोला तो गया आगे, तो ये जो तोप है सर वो पीछे की ओर हटती है, पीछे की ओर हटती है। तो ये ऐसा क्यों सर, तोप से गोला दागने पर गोला तो आगे जाता है लेकिन जो तोप है सर वो पीछे की तरफ हटती है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या देंगे, क्यों हो रहा है सर ऐसा। ऐसे ही बंदूक से गोली दागोगे, छोड़ोगे तो खाली बंदूक की तरफ पीछे हटेगी। तो सर इन सारी घटनाओं को हम संवेग संरक्षण नियम से समझ सकते हैं। इन सारी घटनाओं को हम किससे सर, संवेग संरक्षण नियम से समझ सकते हैं। सर कैसे, तो देखो एक्सपीरियंस समझो आप। सर ये आपकी राइफल है, सर ये आपकी क्या है, राइफल है। सर इस तरह से हमने कहा सर ये आपकी राइफल है, बंदूक है। ओके सर, इसमें हमने यहाँ गोली छोड़ी हुई है या इसमें गोली अंदर है शुरू में। ओके, ये आपका गोली का ट्रिगर है, हमें सर इस राइफल से गोली को दागना है। ठीक है, तो जैसे हम ट्रिगर दबाएंगे, जैसे हम इस ट्रिगर दबाते हैं तो आप देखो यहाँ स्प्रिंग या कुछ ऐसी चीज होती है जो इस गोली को आगे स्टिक करती है, इस गोली को आगे क्या करती है, स्टिक करती है। तो सर ये गोली आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, गोली आगे की तरफ क्या करती है, फॉरवर्ड करती है। तो जैसे ही गोली आगे फॉरवर्ड करेगी खाली बंदूक पीछे की ओर हटती है, खाली बंदूक पीछे की ओर हटती है। तो सर ऐसा क्यों, गोली आगे जाने पर खाली बंदूक पीछे की तरफ क्यों हटती है, ये समझाओ सर। तो देखो इसको समझाना बहुत इजी है। हमने कहा सर प्रारंभ में गोली क्या है, विराम अवस्था में, बंदूक क्या है, विराम, इसका वेग 0 है, और इसके अंदर जो गोली है सर वो भी क्या है, विराम। तो प्रारंभिक अवस्था में बंदूक और गोली विराम अवस्था में, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यहाँ जो संवेग होगा, जो इस बंदूक या गोली का जो प्रारंभिक संवेग होगा सर वो कितना होगा, सर वो होगा मास इनटू वेलोसिटी। सर माना इसका मास कितना है, m है, माना इसका मास कितना है, m है। तो सर आप देखिए कि इसका द्रव्यमान कितना है, m है,
पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो इसका प्रारंभिक संवेग कितना आया, 0। तो हमने कहा सर जब हमने बंदूक से गोली को नहीं चलाया, नहीं दागा, तब गोली भी क्या है, विरामावस्था में, उसमें रखी बंदूक और उसमें रखी गोली दोनों ही क्या है, विरामावस्था में है, तो उनका वेग कितना है, 0। और वेग जब उनका संवेग भी क्या होगा, 0, उनका संवेग भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि सर हमने ट्रिगर दबा दिया, हमने ट्रिगर क्या किया, दबाया। तो जैसे आप ट्रिगर दबाओगे तो देखो क्या होगा, ठीक है, हमने ट्रिगर दबाया तो इससे सर ये जो गोली है सर वो निकल कर आगे की तरफ मूव कर रही है। ये गोली है सर जो आगे की तरफ मूव कर रही है, निकल गई। तो देखो जैसे गोली आगे निकलती तो माना ये कौन है सर, ये सर मान लेते हैं कि सर ये डीएम मास की गोली है। कौन है सर, ये एम मास की गोली है, एम मास की गोली है। और सर ये इस दिशा में वी वेग के साथ गतिशील हो जाएगी। जैसे आप ट्रिगर दबाओगे इस बंदूक से एम द्रव्यमान की गोली वी वेग के साथ आगे की दिशा में फॉरवर्ड कर जाएगी, आगे की तरफ चलेगी। तो देखो जैसे ये एम द्रव्यमान की गोली वी वेग के साथ आगे की दिशा में जाएगी तो आप देखो क्या हो रहा है सर, इस दिशा में सर क्या होगा सर, इस दिशा में कितना संवेग उत्पन्न होगा, इस गोली के वेग के कारण एम द्रव्यमान की गोली वी वेग के साथ इस दिशा में गतिशील है। तो इसके वेग के कारण, इस गोली के वेग और द्रव्यमान के कारण सर उसके गति की दिशा में क्या उत्पन्न होगा, संवेग। क्या उत्पन्न होगा, संवेग। सर कितना होगा सर, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इतना संवेग गोली के चलने की दिशा में उत्पन्न हो जाएगा, इतना संवेग गोली के चलने की दिशा में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सर आपने देखा होगा खाली बंदूक पीछे हटती है, खाली बंदूक क्या होगी, पीछे हटेगी। सर खाली बंदूक पीछे क्यों हटेगी, पीछे क्यों हटती है, तो उसका रीजन है देखो कि जैसे प्रारंभ में बंदूक क्या थी, विराम अवस्था में, गोली भी क्या है, विराम। तो प्रारंभ वेग कितना है, 0, और प्रारंभ वेग 0 तो उसका संवेग भी क्या है, 0। संवेग भी, प्रारंभिक संवेग कितना है, 0 है। अब अगर आप यहाँ समझो कि सर यहाँ जो गोली है सर वो आंतरिक बल के कारण चलती है। गोली क्या है सर, गोली पे कोई बाहर से धक्का नहीं मारते, यहाँ इस राइफल को पुश धक्का नहीं लगाते, हम केवल इसको अलाउ करते हैं, इसको क्या करते हैं, बटन स्विच दबाते हैं, जिससे ये हम कह रहे हैं कि भाई गोली बाहर निकलनी चाहिए, पर हमने इसको फोर्स नहीं, बटन दबाने में फोर्स नहीं लगाया। फोर्स इस गोली पे फोर्स किसका होता है, इंटरनल स्प्रिंग होती है, उसका फोर्स होता है। तो जो गोली है वो चलती है सर आंतरिक बल के कारण, गोली चलती है आंतरिक बल के कारण चलती है, ठीक है, आंतरिक बल के कारण गोली चल रही है यहाँ पे। अब क्या देखो आप, आंतरिक बल के कारण चल रही है, यहाँ पे इस बंदूक पर आरोपित भारी बल कितना है, 0। अब आप इस नियम पर आइए। तो नियम ने अभी भी क्या बताया कि अगर किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल 0 हो, यदि किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल क्या हो, 0 हो, उस वस्तु का संवेग क्या होगा सर, नियत या संरक्षित रहेगा। उस वस्तु का संवेग नियत या संरक्षित रहता है। तो आप बताओ इस जो खाली बंदूक है उस पर आरोपित भारी बल कितना है, 0 है। अब आरोपित भारी बल अगर 0 है तो सर इसका संवेग क्या रहेगा सर, नियत या संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट नियत या संरक्षित रहेगा। इसका मतलब ये है कि गोली चलने के पहले संवेग कितना था, 0, तो गोली चलने के बाद भी संवेग कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। यही तो संवेग संरक्षण नियम है कि आरोपित भारी बल अगर 0 है तो वस्तु का संवेग नियत या संरक्षित रहेगा, समय के सापेक्ष बदलेगा नहीं। अगर पहले 5 है तो बाद में भी 5, आगे भी 5, आगे भी 5। तो देखो यहाँ पहले कितना है, प्रारंभिक संवेग कितना है, 0। गोली चलने के पहले संवेग कितना, 0, तो गोली चलने के बाद भी संवेग कितना होगा, 0 ही होना चाहिए, क्योंकि संवेग को क्या रखना है, नियत या संरक्षित। क्यों, क्योंकि आरोपित भारी बल कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ आरोपित भारी बल 0, इसलिए संवेग यहाँ पे क्या होगा, संरक्षित होगा। तो बताओ गोली चलने के पहले संवेग कितना है, 0, तो गोली चलने के बाद भी संवेग 0 ही होना चाहिए। पर देखो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या सर, m मास की गोली v वेग के साथ आगे की दिशा में गति कर रही है, तो इस गोली ने अपने गति के कारण मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v संवेग उत्पन्न किया आगे की दिशा में, तो सर संवेग उत्पन्न हो गया। जबकि नियम क्या कहता है कि सर कुल संवेग पहले भी कितना था, 0, और अभी भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सर संवेग तो 0 नहीं, अब तो इतना संवेग कितना सर, m इंटू v संवेग आगे की दिशा में उत्पन्न हो गया, ठीक है।
पर हमें तो कुल संवेग पहले कितना था 0, तो अभी भी मुझे कितना चाहिए 0 ही चाहिए, क्योंकि यही कौन कहता है संवेग संरक्षण नियम कहता है कि आरोपित भारी बल 0 है तो संवेग नियत या संरक्षित रहेगा। पहले अगर 5 है तो बाद में भी 5, पहले 0 है तो बाद में भी 0, तो सर पहले 0 तो सर बाद में 0 नहीं है, अब तो सर इतना संवेग उत्पन्न हो गया। तो ये जो खाली बंदूक है वो इस परिणामी संवेग को शून्य बनाना चाहती है कि पहले का संवेग 0 तो बाद में भी संवेग 0 ही होना चाहिए। तो ये संवेग को 0 बनाने के लिए क्या करती है, संवेग को 0 बनाने के लिए क्या करेगी सर, इस गोली ने जितना संवेग आगे की दिशा में उत्पन्न किया, इस गोली ने जितना संवेग आगे की दिशा में उत्पन्न किया, ये जो आपकी खाली बंदूक है, ये जो आपकी क्या है खाली बंदूक है सर, उतना ही संवेग सर क्या करेगी सर, बोलो, उतना ही संवेग सर ये गोली चलने की विपरीत दिशा में उत्पन्न करेगी। तो मान लेते हैं खाली बंदूक का द्रव्यमान कितना है m, तो ये m द्रव्यमान की खाली बंदूक सर v वेग के साथ पीछे क्यों हटेगी, क्यों, क्योंकि सर जब गति करेगी तभी तो संवेग उत्पन्न होगा। तो यहाँ मजबूरी क्या है कि सर पहले संवेग कितना था 0, तो बाद में भी संवेग 0 ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई सर, गोली m द्रव्यमान गोली v वेग से गतिशील अवस्था में आई तो उसने संवेग उत्पन्न कर दिया, पर मुझे तो कुल संवेग 0 चाहिए। तो खाली बंदूक क्या करेगी सर, जितना संवेग गोली ने आगे की दिशा में उत्पन्न किया उतना ही संवेग ये खाली बंदूक उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न करेगी, और संवेग उत्पन्न करने के लिए वो क्या करेगी, विपरीत दिशा में गति करेगी, पीछे की ओर हटेगी, और कितना संवेग उत्पन्न करेगी, मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v। पर ये दोनों संवेग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना संवेग गोली ने उत्पन्न किया उतना ही संवेग कौन उत्पन्न करेगा, बंदूक, उतना ही संवेग कौन उत्पन्न करेगा, बंदूक करेगा। तो ये दोनों संवेग परिमाण दिशा में क्या होंगे, विपरीत, ठीक है। तो कितना संवेग है, ये किसने किया, गोली ने, और ये किसने किया, बंदूक ने, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, तो कुल संवेग कितना आएगा 0, कुल संवेग कितना आएगा 0। अगर मैं इसको आगे फॉरवर्ड भी करूं, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो क्या आएगा देखो, m इंटू वी प्लस मास इंटू वेलोसिटी कितना है 0। तो गोली चलने के पूर्व संवेग कितना था 0, और गोली चलने के बाद भी कुल संवेग कितना आ रहा है 0 आ रहा है। गोली चलने के पहले कुल संवेग कितना था 0, और गोली चलने के बाद माना कि इसने संवेग उत्पन्न किया, इसने भी किया, पर दोनों संवेग, इसने जितना संवेग उत्पन्न किया उतना ही संवेग खाली बंदूक ने उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न कर दिया, इसलिए कुल संवेग कितना हो गया 0। तो अब यहाँ नियम की पालना हो रही है कि पहले भी संवेग क्या था 0 और अभी भी संवेग क्या है 0 है, ठीक है। और आप बताइए कि संवेग को 0 बनाने के लिए खाली बंदूक को किधर हटना पड़ा, पीछे की ओर हटना पड़ा। तो अब समझ में आया कि गोली चलने पर, बंदूक से गोली दागने पर खाली बंदूक पीछे की ओर क्यों हटती है, खाली बंदूक पीछे की ओर क्यों हटती है। तो सर इसको हम समझ सकते हैं संवेग संरक्षण नियम से। क्यों, क्योंकि पहले संवेग कितना था 0, बाद में संवेग कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर बंदूक आंतरिक बलों के कारण चलती है, उस पर आरोपित भारी बल कितना होता है, 0 होता है, उस पर आरोपित भारी बल कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ संवेग संरक्षण नियम लागू होगा। अगर पहले संवेग 0 है तो बाद में भी संवेग 0 होगा, पर गोली अपने गति का संवेग उत्पन्न करेगी। तो इस संवेग को 0 बनाने के लिए खाली बंदूक क्या करती है, जितना संवेग गोली उत्पन्न करती है उतना ही संवेग विपरीत दिशा में खाली बंदूक उत्पन्न करेगी, और इसके लिए खाली बंदूक को पीछे हटना पड़ेगा, m द्रव्यमान की बंदूक पीछे की ओर हटेगी, ठीक है। तो ये संवेग उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर ये स्मॉल m कौन है सर, ये है गोली का द्रव्यमान है सर। स्मॉल v कौन है सर, ये है गोली का वेग। कैपिटल M कौन है सर, जो खाली राइफल है, जो खाली बंदूक है, जो आपकी खाली बंदूक है का द्रव्यमान है। और कैपिटल V कौन है सर, वही खाली बंदूक का वेग है सर, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था किसका, संवेग संरक्षण नियम का। ये संवेग संरक्षण नियम का पहला एग्जांपल था। इसके बाद में राइफल में भी यही होता है बेटा, राइफल में भी क्या होता है सर, यही होता है। राइफल में क्या होगा, बोलो, राइफल में भी सर यही होता है कि सॉरी, जैसे अपन तोप की बात करें ना, ये ऐसा तोप, अब इसमें जैसे ही गोला आगे दौड़ेगा, एंड में गोला v वेग से आगे भाग गया, तो इतना संवेग गोले ने उत्पन्न किया आगे की दिशा में,
तो तोप को जितना संवेग गोले ने उत्पन्न किया, तोप को उतना ही संवेग उल्टी दिशा में उत्पन्न करना पड़ेगा। तो सर ये इतना ही संवेग, इसने कितना संवेग उत्पन्न किया, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये उतना ही संवेग उल्टी दिशा में उत्पन्न करेगा। तो ये खाली तोप है m द्रव्यमान की, और सर ये v वेग से पीछे गति करेगी, तो कितना करेगा, m इंटू वी, पीछे करते। तो आपने देखा हो कई बार आपने युद्ध मूवीज के ड्यूरेशन में, जब हम मूवीज के मूवी देख रहे हैं उस ड्यूरेशन में अगर तोप से गोला छोड़ा जाता है तो जैसे ही गोला आगे तो तोप पीछे हटती, तो पीछे की ओर हटती। तो उसका रीजन वही है क्योंकि सर पहले तोप भी क्या थी, विराम, उसमें गोला भी क्या था, विराम, विराम था, तो उसका संवेग कितना होगा, 0। तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या है, 0 है। तो बाद का संवेग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर भी तो भी आंतरिक बलों के कारण चलती है। गोले को छोड़ने के लिए हमें बाहर से उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। जो भी फोर्स होगा तोप का अंदर का होगा, जो भी फोर्स होगा तोप का अंदर का होता है। तो आंतरिक बल के कारण चलती है। आरोपित भारी बल कितना है, 0 है, और आरोपित भारी बल 0 है तो संवेग क्या होगा, नियत होगा। तो पहले जब विराम अवस्था में तोप और गोला विराम थे तो संवेग कितना, 0। तो जब आप गोला छोड़ोगे तो उसके बाद भी संवेग 0 होना चाहिए। पर जैसे तो गोला आगे जाता है तो m द्रव्यमान का गोला v वेग से गति करेगा, तो m इंटू वी संवेग को आगे उत्पन्न कर देगा। पर कुल संवेग हमें तो 0 चाहिए, पहले भी 0 था, बाद में भी 0 होना चाहिए। तो गोला दागने से पहले संवेग 0, तो गोला दागने के बाद भी संवेग 0 होना चाहिए। पर यहाँ संवेग गोले ने डेवलप किया, तो खाली तो क्या करेगी, उतना ही संवेग विपरीत दिशा में उत्पन्न कर देगी, ठीक है, और पीछे की ओर हटेगी। जिससे अब ये दोनों संवेग परिमाण में क्या है, समान दिशा में क्या है, तो कुल संवेग कितना होगा, 0। तो इसी कारण जितना संवेग गोला उत्पन्न करता है उतना ही संवेग खाली तो पीछे की उत्पन्न करेगी, अर्थात तोप को पीछे की ओर हटना पड़ता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा संवेग संरक्षण नियम। इसका संवेग संरक्षण नियम का एक बेस्ट एग्जांपल कौन है, रॉकेट का चलना। अगर रॉकेट का हम संचालन करें, रॉकेट की गति को देखें, तो रॉकेट का जो संचालन है सर वो भी संवेग संरक्षण नियम से ही समझा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट मुझे स्टैब्लिश करना हो, कोई उपग्रह को मुझे स्टैब्लिश करना, स्थापित करना है, तो सर हम उसको कैसे भेजेंगे, तो सर हम रॉकेट की सहायता से उसको अंतरिक्ष में सेंड करते हैं, भेजते हैं। तो सर रॉकेट का संचालन कैसे होता है, तो रॉकेट के संचालन को हम संवेग संरक्षण नियम से समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, रॉकेट का संचालन। रॉकेट की गति क्या है, रॉकेट किस तरह गति करता है, उसमें गति के दौरान क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, सब कुछ हम समझा रहे हैं। तो यही आपका नेक्स्ट है, रॉकेट की गति का संचालन या संवेग संरक्षण नियम से रॉकेट की गति को समझना है मेरे को, ठीक है। देखिए क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, देखो रॉकेट के संचालन की बात कर रहे हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण नियम पर, रॉकेट का संचालन संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। जो आपका रॉकेट होता है, रॉकेट का संचालन संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। रॉकेट का संचालन संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉकेट का जो संचालन है सर वो संवेग संरक्षण नियम से समझा जा सकता है। सर कैसे, देखो ये हमारा रॉकेट होता है, ओके। तो रॉकेट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उसके सबसे टॉप भाग पर सैटेलाइट, अंतरिक्ष, हम सैटेलाइट या उपग्रह को स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसके, ठीक है। और उसके लास्ट में दहन कोष्ठ होता है। पहले ईंधन भरा होता है उसके यहाँ, ठीक है,
और सर इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है सर वो कहलाता है दहन कोष्ठ। क्या होता है? दहन कोष्ठ होता है। ये ऊपर वाला कंपोनेंट होता है, इससे लास्ट में ये कौन है सर? ये आपका दहन कोष्ठ है। इसके ऊपर ईंधन भरा होता है, ऊपर ईंधन, यहां से हम इसको ईंधन डालेंगे अंदर और यहां से हम कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल देंगे, ठीक है। यहां से कौन आएगा? ईंधन, और यहां से क्या डाल रहे हैं? कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, कोई भी है ना जो उसको जलाने के लिए प्रेरित करेगा। तो सर जैसे ईंधन आता है और सर यहां से कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आएगा तो सर क्या होगा? सर यहाँ पर ईंधन जलेगा, यहाँ पर ईंधन जलता है और जैसे ईंधन जलेगा तो सर गैस उत्पन्न होगी, गैस डेवलप होगी। और इस दहन कोष्ठ में जैसे ईंधन जलता है तो सर गैस उत्पन्न करता है, गैस डेवलप होगी यहाँ पे। और जो डेवलप गैस है सर वो तीव्र गति से क्या करती है सर? वो तीव्र गति से सर नीचे की ओर निकलती है। ये जो गैस है, दहन कोष्ठ में जो गैस बन रही है तो वो तीव्र वेग से नीचे की ओर गति करती है, तीव्र वेग से नीचे की ओर गति करती है। और आप देखना कि जैसे ये गैस नीचे की ओर गति करती है तो ये रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। जैसे जैसे गैस निकलती जाएगी वैसे वैसे रॉकेट ऊपर की तरफ आगे संचालन होता चला जाएगा। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? समझाओ इसको कि गैस के निकलने पर रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जाता है, ऊपर की तरफ गतिशील अवस्था में क्यों है? तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, प्रारंभ हम यहाँ बात करना चाहते हैं। यहाँ आप देख लीजिए सर, ये आपका रॉकेट है, ओके सर, ये आपका रॉकेट है सर, ये आपका दहन कोष्ठ हो गया। तो देखो प्रारंभ में जब हमने दहन कोष्ठ में कोई ईंधन को जलाया नहीं, विराम अवस्था में सब कुछ, तो प्रारंभ में रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? m है सर। इसका वेग कितना है सर? प्रारंभ में विराम अवस्था में तो वेग कितना है? 0। तो रॉकेट का जो प्रारंभिक संवेग होगा सर वो कितना होगा सर? मास इनटू वेलोसिटी। तो कितना होगा सर? मास इनटू वेलोसिटी, तो 0, तो संवेग कितना होगा? 0। तो ये है प्रारंभिक संवेग, रॉकेट का प्रारंभिक संवेग। प्रारंभ में रॉकेट क्या है सर? विराम अवस्था में। प्रारंभ में रॉकेट क्या है सर? विराम अवस्था में। और विराम अवस्था में रॉकेट है, विराम अवस्था में रॉकेट है तो सर इसका प्रारंभिक संवेग कितना होगा? 0 होगा। प्रारंभिक संवेग कितना होगा इसका? 0 होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको, प्रारंभिक संवेग क्या है? 0। पर आप यहाँ पे ये भी देखो कि रॉकेट जो है सर, रॉकेट का प्रारंभिक संवेग क्या है? 0। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर रॉकेट भी आंतरिक बलों के कारण ही चलता है। रॉकेट पर, रॉकेट का जब संचालन हो रहा है, यहाँ जब दहन कोष्ठ में ईंधन जलता है, गैस निकलती है, रॉकेट आगे की ओर दौड़ता है, तो सर इस प्रोसेस में रॉकेट पर आरोपित भारी बल कितना है? 0 है। क्या आपने देखा कि रॉकेट के पीछे से हम कोई 5 या 10 लोग पीछे उसको पुश कर धक्का मारते रहते हैं, आकाश में दौड़ रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं? नहीं सर, रॉकेट पे कोई भारी बल नहीं लगाया जाता है, वो तो स्वतः चलता है, गैस निकलती जाएगी और ये गैस ही इस रॉकेट को क्या करती है? धक्का मारती है। एक्चुअल में हमने बताया था क्रिया प्रतिक्रिया नियम, गैस का निकलना क्रिया और गैस के द्वारा रॉकेट को विपरीत दिशा में धक्का मारना, ये क्या है? प्रतिक्रिया। तो एक्चुअल में इसमें गैस बनती है, गैस नीचे निकलती है और ये गैस क्या करती है? प्रतिक्रियात्मक स्वरूप रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का मारती है, ऊपर की ओर क्या करती है? धक्का मारती है, जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ चलता जाता है। तो रॉकेट का जो संचालन है सर वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से भी समझा जा सकता है। जो आपका रॉकेट का संचालन है सर वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से भी समझा जा सकता है कि सर गैस का निकलना क्या है? क्रिया। तो नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो गैस का निकलना क्रिया है और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया क्या होती है सर? गैस प्रतिक्रियात्मक स्वरूप क्या करती है सर? इस रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का मारती है। रॉकेट को क्या करती है सर? ऊपर की ओर धक्का मारती है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो लगातार गैस निकलती जाएगी, तो गैस का निकलना क्रिया और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया क्या होती है? गैस इस रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है, धक्का मारती है, जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। पर आप देखो यहाँ पर रॉकेट पर कोई भारी बल आरोपित नहीं है, आरोपित भारी बल कितना है? 0। तो वैसे हमने रॉकेट की गति को समझा सर, रॉकेट का संचालन क्रिया प्रतिक्रिया नियम या न्यूटन की गति के तृतीय नियम से समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ हम जो रॉकेट का संचालन है सर वो संवेग संरक्षण नियम से भी समझ सकते हैं। रॉकेट का जो संचालन है सर वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी समझा जा सकता है, पर वो जो रॉकेट का संचालन है सर वो न्यूटन के संवेग संरक्षण नियम से समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर रॉकेट के संचालन में रॉकेट पर आरोपित भारी बल, रॉकेट पर जो आरोपित भारी बल है वो कितना है? 0 है। और नियम क्या था?
सर अगर आरोपित भारी बल शून्य हो तो उस वस्तु का संवेग नियत या संरक्षित होता है। यही संवेग संरक्षण नियम है कि यदि किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल, यदि किसी वस्तु पर आरोपित भारी बल क्या हो, शून्य हो, यदि किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल शून्य हो तो उस वस्तु का संवेग नियत या संरक्षित होता है। उस वस्तु का संवेग नियत या संरक्षित होता है। क्लियर? तो रॉकेट पर आरोपित भारी बल कितना है, शून्य है, तो रॉकेट का संवेग क्या होगा, नियत या संरक्षित होगा। अब आप यहाँ पे आइए सर, प्रारंभिक अवस्था में रॉकेट विराम अवस्था में है, माना कि उसमें द्रव्यमान है, मास है, ईंधन भरा हुआ है, दहन कोश सभी कुछ है इसमें, उसका द्रव्यमान तो है पर वो विराम अवस्था में तो है, उसका वेग तो नहीं है, उसमें वेग कितना है, 0 है, तो वेग 0 से उसका संवेग क्या हुआ, 0। ठीक है, तो रॉकेट का प्रारंभिक संवेग कितना है, 0 है। रॉकेट का प्रारंभिक संवेग कितना है, 0 है। और इस पे आंतरिक भारी बल कितना है, 0। इस पे सॉरी आरोपित भारी बल कितना है सर, 0 है। और आरोपित भारी बल 0 तो संवेग क्या होगा सर, नियत या संरक्षित होगा। रॉकेट जो चलता है सर वो आंतरिक बल के कारण चलता है। कैसे? सर ये जो गैस निकल रही है, गैस इसको धक्का मार रही है, तो सर ये सब इसका इंटरनल फोर्स हुआ, गैस अंदर से निकल रही है, ईंधन भी रॉकेट का है, गैस भी रॉकेट की है, रॉकेट को जो पुश किया, धक्का लगा सर, वो क्या है सर, इंटरनल फोर्स में काउंट होगा। इसको हमने बाहर से इसको धक्का नहीं मारा, 5 लोग लग के इसको धक्का नहीं मारे पीछे से। ठीक है, तो बाहरी बल 0 है सर, ये जो भी फोर्स लग रहा है सर वो रॉकेट का क्या है, खुद का डेवलप फोर्स है, आंतरिक फोर्स में काउंट होगा वो। तो सर यहाँ आरोपित भारी बल कितना है, 0 है, इसलिए उसका संवेग क्या होगा, नियत या संरक्षित। तो पहले कितना है, 0, संचालन के पहले जब रॉकेट विराम का संवेग कितना है, 0 है। तो बाद में भी क्या होगा, 0 होना चाहिए। बाद में क्या होगा सर, देखो बाद में क्या होगा सर, ये आपका रॉकेट है सर। अब हमने क्या किया सर, ये हमारा दहन कोष है सर, क्या है सर, ये आपका दहन कोष है सर। तो दहन कोष में क्या होगा सर, जैसे हम इधर से ईंधन डालेंगे, इधर से कोई ज्वलनशील पदार्थ डालेंगे, तो सर यहाँ दहन होगा, ईंधन जलेगा, दहन कोष में ईंधन क्या होगा, जलेगा। तो जैसे ही ईंधन जलता है तो गैस डेवलप होगी, और गैस तेजी से इस लास्ट जो निकास द्वार से गैस बाहर की ओर निकलेगी। तो अब मान लेते हैं सर, माना ये m मास की गैस, m मास की गैस है सर, इस दिशा में v वेग से गतिशील है। m द्रव्यमान की गैस v वेग से नीचे की ओर निकलती है। तो बताओ नीचे की दिशा में कितना संवेग डेवलप हुआ सर, m द्रव्यमान की गैस v वेग से नीचे की ओर गतिशील कर गई, तो सर यहाँ मास इनटू वेलोसिटी, इतना संवेग नीचे की ओर उत्पन्न हो गया, इतना संवेग नीचे की ओर उत्पन्न हुआ। लेकिन रॉकेट को क्या ध्यान है सर, उस पे आरोपित भारी बल क्या है, 0 है, तो सर उसका संवेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नियत मतलब पहले अगर कितना है, 0, विराम अवस्था में कितना था, 0 था, तो बाद में गतिशील अवस्था में क्या होना है, 0 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि सर जैसे ही आपने दहन कोष में ईंधन जलाया तो सर गैस डेवलप हुई और गैस नीचे की ओर गति करती है। तो m द्रव्यमान की गैस v वेग से नीचे की ओर गति कर रही है, तो सर ये गैस अपने द्रव्यमान और अपने गति के कारण, वेग के कारण सर नीचे की दिशा में संवेग उत्पन्न किया सर, कितना, मास इनटू वेलोसिटी, कितना किया, m इनटू v, कितना किया सर, m इनटू v किया। तो सर पर रॉकेट को कुल संवेग क्या होना, 0 चाहिए सर, क्योंकि पहले संवेग कितना, 0 था, तो बाद में संवेग 0 होना चाहिए, पर गैस ने संवेग उत्पन्न कर दिया। तो संवेग 0 कैसे हो, तो वो तभी संभव है जब गैस ने जितना संवेग नीचे की ओर उत्पन्न किया, गैस ने जितना संवेग नीचे की ओर उत्पन्न किया, ये रॉकेट उतना ही संवेग ऊपर की दिशा में उत्पन्न कर दे। जितना संवेग गैस ने डेवलप किया नीचे की तरफ, उतना ही संवेग रॉकेट को ऊपर की दिशा में उत्पन्न करना पड़ेगा। तो रॉकेट ऊपर की दिशा में संवेग उत्पन्न करेगा, इसका द्रव्यमान कितना है, m, और सर ये किस वेग से गति करेगा, v वेग से। किस वेग से गति करेगा, v वेग से गति करेगा। तो सर कितना संवेग ऊपर उत्पन्न करेगा, m इंटू v, m इंटू v। तो जितना संवेग गैस उत्पन्न करेगी उतना ही संवेग रॉकेट को ऊपर की दिशा में उत्पन्न करना पड़ेगा। और ये हम समझ गए होंगे कि अगर रॉकेट चाहता है कि ऊपर की तरफ संवेग उत्पन्न हो तो सर उसको ऊपर की तरफ गति करनी पड़ेगी, ऊपर की दिशा में गति करनी पड़ेगी, अर्थात वो ऊपर की तरफ गति करेगा। तो लगातार हो क्या रहा है, अब देखो कितना संवेग है गैस का, m इंटू v, उतना ही संवेग इसने उत्पन्न किया रॉकेट ने, इधर से ऊपर तक, दोनों संवेग परिमाण में क्या है, समान, दिशा में क्या है, तो कुल संवेग कितना होगा, 0। तो पहले भी संवेग कितना था, 0, और बाद में संवेग कितना है, 0। ठीक है, पर इस संवेग को 0 बनाने के लिए क्या हो रहा है, रॉकेट लगातार ऊपर की ओर चलता जाएगा। क्या हो रहा है, देखो लगातार क्यों चलता जाएगा, क्योंकि सर दहन कोष में लगातार हम ईंधन डालते रहेंगे, ईंधन डाल रहे लगातार, ईंधन डालेंगे तो लगातार दहन कोष में ईंधन चलेगा,
और गैस उत्पन्न होगी और लगातार गैस निकलती रहेगी, लगातार नीचे की ओर गैस निकलती रहेगी। और जब गैस लगातार नीचे निकल रही है तो लगातार गैस अपनी गति का नीचे की ओर संवेग उत्पन्न करेगी और कुल संवेग को जीरो बनाने के लिए रॉकेट को उतना ही संवेग ऊपर की दिशा में उत्पन्न करना पड़ेगा और संवेग उत्पन्न करने के लिए उसको लगातार ऊपर की तरफ गति करते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लगातार गैस निकल रही है, लगातार गैस नीचे की ओर संवेग डेवलप कर रही है, उस संवेग को जीरो बनाने के लिए उतना ही संवेग रॉकेट को उत्पन्न करना पड़ेगा, किधर, ऊपर की तरफ, और संवेग उत्पन्न करने के लिए रॉकेट को ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। तो यही कारण कि जब तक गैस निकलती रहेगी, जब तक गैस निकलती रहेगी तब तक रॉकेट ऊपर की दिशा में गति करता रहेगा। इस तरह से हम जो रॉकेट का संचालन है, जो आपका रॉकेट का संचालन है सर, वो संवेग संरक्षण नियम से भी समझ सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। वैसे रॉकेट का जो संचालन है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी समझा जा सकता है कि गैस निकल रही है, क्रिया, और ये गैस है वो प्रतिक्रियात्मक रूप क्या करती है, रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का मारती। तो गैस का निकलना क्रिया और गैस के द्वारा प्रतिक्रियात्मक स्वरूप रॉकेट को ऊपर धक्का मारना, ये प्रतिक्रिया। तो जब धक्का लगेगा तो रॉकेट ऊपर चल रहा है, तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम से समझ सकते हैं और इसे हम संवेग संरक्षण नियम से भी समझ सकते हैं। क्या कि रॉकेट पर आरोपित भारी बल कितना है, 0 है। रॉकेट पर कोई भारी बल नहीं होता, रॉकेट आंतरिक बल के कारण चलता है। तो रॉकेट पर आरोपित भारी बल कितना है, 0 है। तो इसलिए इसका संवेग क्या होगा, 0 क्या नियत या संरक्षित होना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा प्रारंभ में रॉकेट क्या था, स्थिर विरामावस्था में, तो संवेग कितना है, 0। तो अगर प्रारंभ में संवेग 0 है तो बाद में भी संवेग 0 ही होना चाहिए। लेकिन जैसे गैस m गैस v वेग से नीचे निकलेगी तो नीचे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो गया और कुल संवेग 0 बनाने के लिए रॉकेट उतना ही संवेग ऊपर की तरफ उत्पन्न करता है, अर्थात रॉकेट ऊपर की तरफ चलेगा। लगातार गैस नीचे निकलेगी, लगातार रॉकेट ऊपर चलता जाएगा, अर्थात जब तक गैस निकलती जाएगी तब तक रॉकेट ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। इस तरह रॉकेट का संचालन किससे हो रहा है, संवेग संरक्षण नियम से। तो समझ में आ गया। आज का जो टॉपिक था सर वो हमारा था संवेग संरक्षण नियम। और क्या नियम है, बहुत सिंपल है कि यदि किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल 0 हो, यदि किसी वस्तु पर आरोपित भारी बल 0 हो तो उसका संवेग क्या होता है सर, नियत या संरक्षित होता है। यही संवेग संरक्षण नियम है। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी वस्तु पे आरोपित भारी बल 0 हो तो उस वस्तु का संवेग या संवेग नियत या संरक्षित होता है। यही संवेग संरक्षण नियम है। और इसके एग्जाम्पल बताते बहुत सारे कि जैसे हम राइफल से, बंदूक से गोली को दागते हैं तो गोली जैसे दागो तो गोली का पीछे की ओर हटना। राइफल या बंदूक से गोली छोड़ने पर खाली बंदूक का पीछे की ओर हटना। दूसरा, अगर हम किसी तोप से गोले को दागते हैं, तोप से गोले को दागने पर खाली तोप का पीछे की ओर हटना, या फिर रॉकेट का संचालन, ये सब किससे समझा गया है, तो इन सबको हम संवेग संरक्षण नियम से समझ सकते हैं। तो ये आज का हमने टॉपिक किया, संवेग संरक्षण नियम क्या है और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक में हम रॉकेट को ही कंटिन्यू करेंगे। रॉकेट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्या सर, रॉकेट के लिए हम एक वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। रॉकेट का प्रारंभिक वेग कुछ होगा, रॉकेट का अंतिम वेग कितना होगा। आप देखो जैसे रॉकेट ऊपर बढ़ता जा रहा है तो उसका वेग बढ़ता चला जाएगा, इसका द्रव्यमान कम होगा और वेग बढ़ता चला जाएगा, तो उसका अंतिम वेग कितना होगा। तो रॉकेट के लिए अंतिम वेग का सूत्र निकालेंगे। वैसे हमने संचालन समझा दिया, अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन बाकी है कि रॉकेट का संचालन किससे हो रहा है, संवेग संरक्षण वो तो समझ लिया अपन ने। अब इसको लेकर हम क्या करेंगे, रॉकेट के अंतिम वेग की गणना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।